Hello everyone. So today we will be discussing about what is lac operon. So before beginning with lac operon, I want you to give a brief discussion about what is operon, what the concept is, right? So when we talk about gene regulation at the level of transcription in bacteria, basically in prokaryotes, then we talk about operon model, right? So what happens when we have there are certain genes in bacteria which constitutively remains on, means वो हमेशा ही on रहते हैं. There are certain processes which in which we have to in which the genes have to remain always on, and those genes are called constitutive genes or housekeeping genes, right? Their product has to be synthesized continuously in order to derive some important processes. But apart from these, there are certain genes which are regulated. Regulated means they have to switch on or switch off with respect to the conditions in their environment, right? For example, when there is a metabolite which has to be synthesized in only certain conditions, then it will not remain on all the time. It will behave in a different manner. So for that matter, to make genes on or off, we need an operon model. Okay, so operon model में होता क्या है, that we have certain genes which are called structural genes and there are certain genes which are called regulatory genes. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होते हैं, जो बेसिकली मेन हमारा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमें कोई एंजाइम सिंथेसाइज कराना है, फॉर एग्जांपल हमें बीटा कैलेक्टोसाइड हमें एंजाइम सिंथेसाइज कराना है, तो वो जो जीन जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन. और ऐसा जीन जो उस स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहा है कि वो कब सिंथेसाइज होगा और कब नहीं होगा, उस जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन. तो जो ये कंप्लीट यूनिट बनती है स्ट्रक्चरल जीन प्लस रेगुलेटरी जीन करके, उस पूरे यूनिट को, पूरे जीन अरेंजमेंट को हम ऑपेरॉन बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऑपेरॉन्स होते हैं जिनका अलग अलग तरीके से सेटअप होगा. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट लैक ऑपेरॉन इन डिटेल थ्रू प्रेजेंटेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन. वन इज इंड्यूसिबल एंड अदर इज रिप्रेसिबल. अब ये कैसा है, अब जैसे हम लैक ऑपेरॉन पढ़ने वाले हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, इंड्यूसिबल का. अब इंड्यूसिबल का मतलब क्या है, इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंड्यूस कराना. तो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन वो होते हैं जो किसी इंड्यूसर की प्रेजेंस में ही ऑन होते हैं, मतलब इंड्यूसर ही है जो उसको ऑन करा रहा है. सो व्हेन देयर इज एन इंड्यूसर व्हिच इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ लैक ऑपेरॉन, लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज एंड ऑपेरॉन्स मतलब वही यूनिट. तो वो ऑपेरॉन कौन कंट्रोल कर रही है, शुगर कंट्रोल कर रही है व्हिच इज अ लैक्टोज. तो लैक्टोज इज एक्टिंग एज एन इंड्यूसर. तो जब वो लैक्टोज होगी तब वो जो ऑपेरॉन होगा वो स्विच ऑन होगा और जीन ट्रांसक्राइब होगा. अब ऐसा ही क्यों हो रहा है कि लैक्टोज की प्रेजेंस में ही क्यों काम कर रहा है वो, क्योंकि एक तरह से जो इंड्यूसिबल के वाला जो सिस्टम है ना, वो कैटाबॉलिक डिग्रेडेशन के लिए है. कैटाबॉलिक डिग्रेडेशन मतलब कि लैक्टोज को हमें ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में. इट इज़ अ डायसैकेराइड, इसलिए वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होगा. अब ये तभी होगा ना जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा एनवायरनमेंट में. अगर वो नहीं होगा तो वो क्यों डिग्रेड करेंगे. तो डिग्रेड जब एंजाइम्स होते हैं, जब कोई मेटाबोलाइट डिग्रेड होगा तो वी नीड दैट पर्टिकुलर मेटाबोलाइट. ऑलराइट, सो इसीलिए हम लैक ऑपेरॉन को इंड्यूसिबल बोलते हैं, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर विच इज अ लैक्टोज द सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग. नेक्स्ट इज रिप्रेसिबल. रिप्रेसिबल में क्या होता है, इसका एग्जांपल है ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन. अब ट्रिप्टोफान एक अमीनो एसिड है. अब ये जस्ट अपोजिट है इंड्यूसिबल के. ये तभी सिंथेसाइज होगा जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, ट्रिप्टोफान, हम अब बॉडी को ट्रिप्टोफान चाहिए, वो कब लेगी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट में ट्रिप्टोफान अगर रिक्वायर्ड है तो वो कब चाहिए होगा, जब वो नहीं होगा ना. तो ये जस्ट उसका अपोजिट है. तो ट्रिप्टोफान एक तरह से फीडबैक मैकेनिज्म कह लो इस चीज़ को, क्योंकि ट्रिप्टोफान जब एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है तो इट विल स्टॉप सिंथेसाइजिंग ट्रिप्टोफान, तो वो ऑपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा. तो ये जो सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल अपोजिट में काम कर रहे हैं. रिप्रेसिबल सिस्टम तभी काम करता है व्हेन द मेटाबोलाइट इज एब्सेंट, एंड जो इंड्यूसिबल सिस्टम है वो सिर्फ तभी काम करेगा जब व्हेन द इंड्यूसर इज ऑलरेडी प्रेजेंट. फाइन, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट व्हाट इज लैक ऑपेरॉन. हम उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जीन जेनेटिक अरेंजमेंट कैसा है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल कैसा है. सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हैप्पी लर्निंग. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो ऑपेरॉन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट कम्स अंडर द जीन रेगुलेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. फॉर्मुलेट ये जैकब एंड मोनोड ने 1961 के अंदर किया था, डिस्कवर्ड बाय देम. एंड ऑपेरॉन मैंने पहले भी समझाया है, इट इंक्लूड स्ट्रक्चरल जीन एज वेल एज रेगुलेटरी सीक्वेंसेस. स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास 3 है. अभी मैं बताऊंगी लैक ऑपेरॉन में किस किस के लिए कोड करते हैं. इसके अलावा प्रमोटर सीक्वेंस है कि ऑपरेटर सीक्वेंस है, एंड इट इज गिविंग अ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए. नाउ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होगा,
कि जनरली प्रोकैरियोट्स में जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है देन द मोर देन वन जीन आर गेटिंग ट्रांसक्राइब्ड साइमल्टेनियसली। यूकैरियोट्स में सिंगल जीन ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में तीनों जीन का कंट्रोल एक ही ऑपरॉन में है, एक ही प्रमोटर तीनों जीन को कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो जो तीनों जीन का कंट्रोल एक साथ हो रहा है और ट्रांसक्राइब जो एक साथ ये हो रहे हैं, दैट गिव्स अ पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए व्हिच टेल्स अस दैट इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। एक साथ तीनों स्ट्रक्चरल जीन काम कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वही है कि इट इज एक्सप्रेस सिंगल यूनिट पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हाँ, सिस एक्टिंग एलिमेंट्स और ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कभी कभी आते हैं बुक में, ये चीजें मेंशन है कि सिस एक्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं। तो दीज आर द बेसिकली बाइंडिंग साइट्स फॉर वन और मोर ट्रांस एक्टिंग फैक्टर्स, और विच आर बेसिकली सिस एक्टिंग एलिमेंट्स वो होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, जिनको वो रेगुलेट करते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट ऑन द सेम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एज द जीन दे रेगुलेट, राइट। ट्रांस कौन से होते हैं? दीज रेगुलेट जीन्स डिस्टेंट फ्रॉम द जीन फ्रॉम विच दे ट्रांसक्राइब। मतलब ये कहीं और से ट्रांसक्राइब होंगे लेकिन रेगुलेट कहीं और करेंगे। इवेंचुअली वो सिस एक्टिंग एलिमेंट से ही बाइंड करते हैं जो ट्रांस वाले होते हैं। तो ट्रांस मतलब कोई एक जीन ने कोई प्रोटीन बनाया जो जाकर किसी और जीन पर बाइंड करेगा दूर, तो वो मतलब वो एक तरह का ट्रांस प्रोटीन बना है, क्योंकि वो सिंथेसाइज कहीं से हो रहा है और बाइंड कहीं और कर रहा है। तो इसीलिए ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट जो है वो हमारे डिस्टेंट जीन से हैं, और सिलेक्टिंग एलिमेंट सेम उसी जीन पे प्रोड्यूस होंगे जहाँ से जिनको वो रेगुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी नेचर ऑफ प्रमोटर होता है, अगर अगर वीक स्ट्रॉन्ग डिपेंड करता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। अगर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा तो हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, अदरवाइज लो लेवल का होगा, ठीक है। इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या है, कि इसमें हमें मेटाबोलाइट चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो कैटाबोलिक डिग्रेडेशन आप टर्म एक याद रख लो कि कैटाबोलिक डिग्रेडेशन है तो इट मीन्स कि लैक्टोज है अगर, तो वो डिग्रेड होगा। एग्जाम्पल में लैक्टोज और लैकोपेरॉन आ जाता है। तो वही सेम बातें हैं, ये रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल आर वही ट्रिप्टोफान सिंथेसिस की, जब नहीं होगा तो इरिप्रेसिबल सिंथेसाइज होगा, जब और जब ऑलरेडी इंड्यूसर की फॉर्म में कुछ होगा तो इंड्यूसिबल रहेगा, ठीक है। लैक ऑपरेरॉन की बात करते हैं फाइनली। लैक्टोज जो हम पढ़ते हैं इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, एक तरीके का बीटा गैलेक्टोसाइड कहा जाता है इसको, बीटा गैलेक्टोसाइड है ये, ठीक है। डाइसैक्राइड तो है ही। जब हम डिग्रेड करेंगे तो ये लैक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बनेगा। बाकी इट यूजेस एनर्जी एज अ कार्बन, लैक्टोज इज अ बीटा गैलेक्टोसाइड दैट इन इक्वलाई इसको एनर्जी सोर्स यूज करता है आफ्टर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय लैक्टोज operon, lac operon, which consists of an operator, promoter and three structural genes, right? This is the structure of lac operon, ठीक है। तीन जीन स्ट्रक्चरल जीन्स है हमारे पास ZYA। अब ये आपको याद, ये कुछ मेमोरी की इसमें चीज आ जाती है कि हमें ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना पड़ता है कि ये प्रमोटर है, यहाँ पे लैक आई जीन प्रेजेंट होता है, इट कोड्स फॉर रिप्रेसर। मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ प्रोटीन्स होंगे जो रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज करेंगे जो इवेंचुअली इन्हें कंट्रोल करेगा। तो यही जो पोर्शन है ये पूरा रेगुलेटरी जीन ही समझ लो इसको। और ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्राइब होगा, एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसलेशन होगा, रिप्रेसर बनाएगा, ठीक है। और ये जो जीन्स है ये मेन हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स है। अब ये इसमें Z जो है वो गैलेक्टोसाइड के लिए कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड जो कि मेन एंजाइम है, यही करता है डिग्रेड लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसके अलावा लैक वाई जीन परमीएस के लिए करता है, और लैक ए जीन ट्रांससिटाइलेज के लिए कोड करता है। इनके फंक्शंस और इनको डिटेल में भी देखते हैं। बाकी ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये रिप्रेसर होगा वो कैसे कंट्रोल करेगा इनका प्रोडक्शन एंजाइम्स का, वो भी हम आगे नेगेटिव कंट्रोल में चेक करेंगे, ठीक है। तो लैक ऑपरेटर जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, जो मैंने लैक ऑपरेटर यहाँ पे दिखा रखा है, ये लैक ऑपरेटर है यहाँ पर -5 to +21, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है +1 साइट, ठीक है। उससे पहले के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो सबके सब अपस्ट्रीम होते हैं, उसके बाद के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो सबके डाउनस्ट्रीम बोलते हैं उन सीक्वेंसेस को। अब ऑपरेटर के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर की थी उससे कौन बाइंड करता है, लैक रिप्रेसर बाइंड करता है, ठीक है। लैक रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ से रिप्रेसर होगा, यहाँ पे आकर ऑपरेटर से बाइंड करेगा वो, ठीक है। तो ऑपरेटर हमारे पास O1, O2 और O3 ये ऑपरेटर टाइप्स होते हैं। अगर हमारा प्राइमरी ऑपरेटर है और ये सारे सेकेंडरी और सूडो ऑपरेटर्स हैं। जो प्राइमरी ऑपरेटर है उसका सीक्वेंस -5 to +21 होता है। ये सिस एक्टिंग सीक्वेंस है, इट विल बाइंड टू लैक रिप्रेसर विद ग्रेटर एफिनिटी। और कुछ सेकेंडरी और सूडो ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनके सीक्वेंसेस यहाँ मेंशन्ड है, +410 एंड -91। दीज आर, माइनस मीन्स इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम और प्लस मीन्स इट इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम। ट्रांसक्रिप्शन साइट के पहले होगा, ये बाद में होगा, प्लस माइनस इज दैट। और वीक ऑपरेटर होते हैं जनरली सेकेंडरी ऑपरेटर्स, इनकी लेसर एफिनिटी होती है बाइंड करने के लिए रिप्रेसर के साथ,
ठीक है, तो अब रिप्रेसर क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को फ्रॉम इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन एट द प्रमोटर। प्रमोटर पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए वो क्या करेगा, वो बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर के साथ, जिससे क्या करेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट ये है कि स्ट्रक्चरल जीन, मैंने आपको बताया था कि इट इज अ जीन विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, तो जो भी मेन प्रोटीन के लिए कोड करते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और लैक्टोज अपटेक एंड डिग्रेडेशन आर मीडिएटेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स। These are LAC-Z, which codes for beta-galactosidase. ठीक है, that cleaves the lactose molecule into glucose and galactose. The enzyme also convert lactose into allolactose. Allolactose basically अब allolactose ही है जो इंड्यूसर की तरह काम करता है। एक्चुअल इंड्यूसर इसी को ही बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा allolactose कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब कुछ गैलेक्टोसाइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड के मॉलिक्यूल्स, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो यूजुअली ऑफ होता है ये ऑपरेंट विदाउट लैक्टोज, जनरली नॉर्मली ये ऑफ ही रहता है ऑपरेंट, बट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन अ वाइल्ड टाइप इकोलाई in the absence of which are grown in the absence of lactose, after adding lactose to the medium, this enzyme increase in concentration within the bacterial cell. एंजाइम के बाद उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। लैक वाई होता है जीन, वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएस बोलते हैं या सिंपली परमिएस, विच ट्रांसपोर्ट्स लैक्टोज इनटू द सेल। इसका काम क्या है, लैक्टोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करना। मेन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही था जो कि ग्लूकोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। नेक्स्ट लैक ए है, लैक ए जीन विच कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड एसिटाइल ट्रांसफरेज और ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम इतना एसेंशियल नहीं होता लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, बट अपीयर्स टू प्ले रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय ट्रांसफरिंग एन एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइड। तो बेसिकली ये डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। अब जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स है वो सबके सब सिंगल मल्टीजेनिक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होते हैं। Regulation of transcription of this mRNA control the synthesis of all three enzyme. ठीक है, this operon is controlled by positive and negative regulation which we will be discussing now. ये मेमोरी की चीज है कि आपको एक चीज याद रखनी है कि कौन सा जीन कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज कर रहा है। Z बीटा गैलेक्टोसाइड, Y बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएस और A बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइल ट्रांसफरेज या ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है नेगेटिव रेगुलेशन। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डिस्क्राइब दिस थिंग कि ये हमारा था लैक्टोज। इसका जब बीटा गैलेक्टोसाइड आएगा तो डेज आएगा तो वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में उसको हाइड्रोलिसिस करा देगा, बाकी आइसोमराइजेशन भी करा देता है। अगर यहाँ पे बीटा 1,4 लिंकेज की जगह बीटा 1,6 लिंकेज आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। फाइन, इसका क्या रोल है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो अगर लैक्टोज के एब्सेंस है, मतलब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा जीन जो था वो नॉर्मली जो ऑपरेरॉन है वो स्विच्ड ऑफ होगा। कैसे होगा, लैक रिप्रेसर जो होगा विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, लैक आईजीन, अभी हमने देखा था, इट विल बाइंड टू लैक ऑपरेटर एंड प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ऑफ द लैक ऑपरेरॉन बिकॉज बाइंडिंग ऑफ एन एक्टिवेटर रिप्रेसेस एक्टिव रिप्रेसर प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन, इट इज टर्म्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हाँ ये क्या है कि अगर लैक्टोज के एब्सेंस है, ठीक है, यही पिक्चर है जो क्लियरली सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। अब यहाँ पर हमारा प्रमोटर था, यहाँ पे लैकाई जीन था, ये हमारा रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर है, ये रेगुलेटरी जीन है। यहाँ पर हमारे पास प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। अब लैक रिप्रेसर क्या करेगा, लैक आई जीन रिप्रेसर के लिए कोड करेगा। जनरली ये होमोटेट्रामर होता है, होमोटेट्रामर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 4 यूनिट्स पे रिप्रेसर होगा। अब फिलहाल तो इंड्यूसर एब्सेंट है, लैक्टोज तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसीलिए क्या करेगा, रिप्रेसर जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। अब जब क्या ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, रिप्रेस हो गया। इसने ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया क्योंकि इसने आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरफेयर कर दिया। हो तो यही रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि लैक्टोज के प्रेजेंट जब इंड्यूसर आ गया तो क्या होगा, लैक्टोज लैक आइजीन हमारा एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको रिप्रेसर बोला। रिप्रेसर बाइंड करने के बजाय एलोलैक्टोज से बाइंड कर गया, ठीक है। अब उसने इससे बाइंड नहीं किया, उसने एलोलैक्टोज से बाइंड कर दिया। एलोलैक्टोज क्या था, एक आइसोमराइजेशन के बाद बन जाता है लैक्टोज की, और वो रिप्रेसर से बाइंड करके रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। बेसल लेवल मतलब ये मॉडरेट लेवल है कि नॉर्मली होगा, बाकी लो और हाई किस सिनारियो में होंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। इस हाई भी हो सकता है जो कुछ एक्टिवेटर काइंड ऑफ चीज आ जाएगी, या अभी तक रिप्रेसर में तो हो ही नहीं रहा था, या लो भी हो सकता है, तो दैट वी विल सी, ठीक है। तो ये यही मेन चीज थी कि लैक रिप्रेसर जो है वो किसका प्रोडक्ट है, ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन। ये ट्रांस एक्टिंग जीन बोलते हैं, ऑल्दो इतना दूर रेगुलेटेड, इतना दूर भी नहीं है ये जीन, बट
उसकी प्रॉक्सिमिटी से कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि इवेंचुअली रिप्रेसर ने आके ऑपरेटर से ही बाइंड करना, तो चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर में हो, इट डजंट मैटर, राइट। अब ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन है लैकाई जीन। अब रेगुलेटरी जीन इज दैट विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन और आरएनए इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, अब यही जो था वो हमारा रेगुलेट कर रहा था स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन, तभी हमने इसको रेगुलेटरी जीन बोला। अब लैकाई जीन जो था वो नियर स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट था, बट इट्स प्रॉक्सिमिटी डज नॉट सीम इम्पोर्टेंट टू इट्स फंक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग। अब ब्लैक मॉलिक्यूल वही होमोटेट्रामर है, 38,000 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, हाई एफिनिटी से बाइंड करता है लैक ऑपरेटर के साथ। Specificity of high affinity DNA binding ensures that the repressor will bind only to the operator and not to random sites distributed throughout the chromosome. ठीक है, तो काफी हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करता है। हाई एफिनिटी जरूरी इसलिए कि वो कोई और ना बाइंड कर जाए रिप्रेसर। ठीक है, तो ये सब लैक रिप्रेसर के ऊपर है, कहाँ से कोड हुआ, कैसा है, होमोटेट्रामर है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है। बाकी इसके पास दो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। दो रिकॉग्निशन साइट्स में क्या होता है, अच्छा हाँ, 2 सब यूनिट्स बाइंड्स एट अ टाइम टू ऑपरेटर इन द मेजर ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो ऑपरेटर के साथ मेजर ग्रुप में मेजर ग्रुप नहीं है, सॉरी ग्रूव है, ये डीएनए की ग्रूव में बाइंड करता है ये एट अ टाइम। 2 सब यूनिट्स बाइंड करते हैं 4 के बजाय। और इसकी दो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, एक तो ऑपरेटर सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए बाइंडिंग साइट, दूसरी होती है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट जो होती है वो किसके साथ बाइंड करती है, एलोलैक्टोज के साथ। एलोस्टेरिक साइट हम कॉन्फर्मेशन साइट भी बोल देते हैं कभी कभी। एलोस्टेरिक है ना, बिकॉज एक तरह से एलोलैक्टोज एक एलोस्टेरिक इफेक्टर की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि एक डिफरेंट साइट है जिससे, मतलब जैसे अगर हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, तो उसमें एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक साइट वही होती है जिसके इसमें सपोज जो मेन बाइंडिंग साइट जो है वो कुछ और है, तो लेकिन जब एलोस्टेरिक साइट पे कोई बाइंड करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉन्फर्मेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो मेन डीएनए बाइंड भी नहीं कर पाता, मेन साइट वाली भी जो है उसकी एक्टिव नहीं रहती। तो इसीलिए एलोलैक्टोज जो है वो एक तरह से इफेक्टर की तरह काम करता है, बाइंड तो एलोस्टेरिक साइट से करता है लेकिन उसकी वो डीएनए बाइंडिंग साइट को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। ठीक है। अब when the repressor binds to allolactose or its analogs, the protein undergoes a conformational change. This slight alternation in shape changes the DNA binding site so that the repressor no longer has the high affinity for the operator. Thus, in response to binding lactose, the repressor dissociated from the DNA. Fine. अब उसकी वही कॉन्फर्मेशनल चेंज हो गया, रिप्रेसर की कोई एफिनिटी कम हो गई ऑपरेटर से बाइंड करने की, इसीलिए रिप्रेसर जो है वो डीएनए से डिसोसिएट हो गया, उसने ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर दिया। वाई, बिकॉज ऑफ इंड्यूसर। ये वही सब चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये पिक्चर एलोलैक्टोज ने आके बाइंड किया, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया। एलोलैक्टोज ही बेसिकली, अब तभी हम बोलते हैं एलोलैक्टोज एक्चुअल इंड्यूसर है। इंड्यूसर लैक्टोज नहीं होता, एलोलैक्टोज होता है, क्योंकि लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में थ्रू आइसोमराइजेशन, वो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही करता है। क्लियर। नेक्स्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ लैक्टोज वही सब एक्चुअल इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज है, इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इट ट्रिगर्स द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन बाय इनएक्टिवेटिंग ऑपरेटर बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर एंड परमिट्स इंडक्शन ऑफ ऑल 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, इसके अलावा एक आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड व्हिच इज कॉल्ड आईपीजीटी, ये भी जो है ये भी एक एनालॉग है, एक सिंथेटिक नॉन मेटाबोलाइजेबल। नॉन मेटाबोलाइजेबल मतलब ये डिग्रेड नहीं होगा, इट इज नॉट लाइक लैक्टोज, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ एक सिंथेटिक एक आर्टिफिशियल सी चीज है, आर्टिफिशियल एनालॉग समझ लो लैक्टोज का ही, जो भी इंड्यूसर की तरह एक्ट कर देता है। इसको हम ग्रेटिट्यूअस इंड्यूसर भी बोलते हैं, which is capable of inducing the lac operon while not serving a substrate for beta galactoside। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिंथेटिक नॉन मेटाबोलाइजेबल एनालॉग है, इंड्यूसर की तरह ही एक्ट कर रहा है। अब एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम क्यों है, क्योंकि वो एक्सप्रेस तभी हो रहा है जब हमारे पास कोई इंड्यूसर आ रहा है, विच इज कॉल्ड एलोलैक्टोज। यही कहानी है इसकी रिप्रेसर की, कि रिप्रेसर बाइंड्स टू एलोलैक्टोज और इट्स एनालॉग्स इंड्यूसर, कॉन्फर्मेशनल चेंज आएगा एलोस्टेरिक साइट पे, the repressor has no affinity to bind operator and then repressor dissociate from the DNA. This is basically what is happening in the presence of lactose. I hope this thing is clear to you all. Next is positive regulation and catabolite repression.
ओके, सो नाउ अभी हमने नेगेटिव कंट्रोल देखा जिसमें लैक रिप्रेसर का ज़्यादा रोल था। तो अब नेक्स्ट रोल किसका है? पॉजिटिव रेगुलेशन की बात होगी। तो पॉजिटिव रेगुलेशन फर्स्ट पहले तो डिस्कवर कैसे हुआ, मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट अभी तक हम रिप्रेसर की बात कर रहे थे जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो रही थी। अब पॉजिटिव रेगुलेशन में ऐसा कुछ होगा जिसमें ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हाई होगा एज कम्पेयर टू जो उसका बेसल लेवल है। अब बात ये आती है कि हमें पॉजिटिव रेगुलेशन के बारे में पता कैसे चला कि पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो रहा है, कुछ एक्टिवेटर भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो हमें पता चला किसी फिनोमेना से जिसको हम बोलते हैं कैटाबोलाइट डिप्रेशन। फाइन, अभी कैटाबोलाइट डिप्रेशन है क्या चीज? ये एक तरीके का फिनोमेना है कि जब हम बैक्टीरिया को मान लो दो कार्बन सोर्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग प्रोवाइडिंग अ कल्चर विद ग्लूकोज एज वेल एज लैक्टोज। फाइन, तो ग्लूकोज और लैक्टोज में से दे रहे हैं तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया कल्चर यूटिलाइज करेगी वो करेगा ग्लूकोज को एंड देन इट विल यूटिलाइज लैक्टोज। फाइन, अब ये एक तरीके का इसी फिनोमेना को ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इफ बैक्टीरियल कल्चर इज प्रोवाइडेड विद टू कार्बन शुगर सोर्स, for example glucose or galactose, then what will be utilized first? It will utilize galactose first, glucose first, and then it will utilize other source, for example lactose है या जो भी source provided है। तो अब बीटा गैलेक्टोसाइड की सिंथेसिस करनी है तो इट विल नॉट बी इंड्यूस्ड अंटिल ऑल द ग्लूकोज हैज बीन यूज्ड अप। तो बीटा गैलेक्टोसाइड तो हमारा लैक्टोज में इन्वॉल्व है, तो वो कब तब तक नहीं सिंथेसाइज होगा जब तक हमारा ग्लूकोज सारा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। So this ability of glucose to inhibit the synthesis of certain enzymes referred to as glucose effect recognized by Monod। तो हमारा ग्लूकोज इफेक्ट यही है, इसी को हम कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी सेम ही चीज को कहते हैं कि पहले हमारी ग्लूकोज यूटिलाइज होगा एंड देन इट अनदर शुगर विल बी यूटिलाइज्ड। फाइन, इसको डायोक्सिक ग्रोथ या डायफेजिक ग्रोथ भी बोलते हैं, which is called double growth in the presence of two sugars. Preferred sugar, which is generally glucose, is consumed first, followed by a lag phase. In the lag phase, cellular machinery used to metabolize second sugar is activated and subsequently second sugar is metabolized। ठीक है, इसको हमने कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोला है। अब कैटाबोलाइट रिप्रेशन काम कैसे कर रहा है कि मतलब पहले ग्लूकोज इफेक्ट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्लूकोज पहले क्यों यूज हो रहा है एंड देन आफ्टर देन लैक्टोज क्यों यूज हो रहा है। अब इसका आंसर जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव रेगुलेशन में मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है यानी ग्लूकोज इफेक्ट है वो किसी एक्टिवेटर प्रोटीन के थ्रू काम करता है जिसको हम बोलते हैं CAMP रिसेप्टर प्रोटीन या फिर कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, CAP भी बोलते हैं इसको, CRP भी बोलते हैं, रिमेंबर द नेम, CAMP रिसेप्टर प्रोटीन या फिर कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। ऑलराइट, अब ये जो है एक तरीके का होमोडाइमर है और एक तरह से एक्टिवेटर की तरह काम करता है। और ये एक्टिवेट कैसे, कि खुद भी पहले एक्टिवेट होगा, वो कैसे होगा? थ्रू द मॉलिक्यूल ऑफ CAMP। अब CAMP एक नया मॉलिक्यूल आ गया है इसमें। अब CAMP कहानी में नया है। अब इसका कनेक्शन ग्लूकोज से तो डेफिनेटली होगा। अगर हम ग्लाइकोलिसिस भी पढ़े या कुछ और भी पढ़ते हैं तो उसमें CAMP का रोल काफी आता है। तो अब इसका कोई रोल है, दैट इज वाई अब ये न्यू स्टोरी में ट्विस्ट है। अब ये क्या है? तो needed to RNA polymerase to initiate transcription of many operons in E. coli। ये बात हम CRP-CA कॉम्प्लेक्स CRP-CAP की बात कर रहे हैं कि ये RNA polymerase है को इनिशिएट कराता है, बाइंड करवाता है RNA polymerase को प्रमोटर से। ठीक है, अब CAMP क्या है? यहाँ हमें आना एक एंजाइम होता है एडेनाइलेट साइक्लेज, सेल साइक्लिंग में भी अगर पढ़ा हो तो ये CAMP इसी से सिंथेसाइज होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज से रिलेटेड है। अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज़्यादा होगी तो CAMP की लो होगी, CAMP की ज़्यादा होगी तो ग्लूकोज में लो होगी। ये तो मेटाबॉलिज्म में आता है कॉन्सेप्ट। तो ये इसीलिए है कि ग्लूकोज, तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। अब CAP जो है वो अपनी बाइंडिंग, CAP आप समझ लो कि एक तरह का एक्टिवेटर ही है। ठीक है, CAP है, CRP वट एवर इट इज। अब ये CAP से जब बाइंड करेगा तो वो CAP बाइंडिंग साइट से तभी बाइंड कर पाएगा जब वो उसने अपना CAMP से बाइंड किया हो। फाइन, फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे CAP बाइंडिंग साइट है। अब ये CAP बाइंड इस साइट से कब कर पाएगा? जब ये CAMP से ऑलरेडी बाइंड, साइक्लिक AMP से ऑलरेडी बाइंड कर चुका होगा। ठीक है, तो एक तरीके का पहले इसको एक्टिवेट होने के लिए पहले इसको CAMP से बाइंड कर रहा है एंड देन वो कैप बाइंडिंग साइट पे बाइंड, अदरवाइज वो इस साइट पे बाइंड कर ही नहीं सकता। तो CAP का MP का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तरीके से CAMP क्या है? is CAP cannot bind to CAP binding site of lac operon, but by binding first to its allosteric effector है, allosteric effector CAP is able to bind to its binding site। अब CAMP कब आएगा? जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो CAMP की कॉन्सेंट्रेशन तो लो होगी, तो CAP तो एक्टिव ही नहीं हो सकता ना, CAP कैसे बाइंड करेगा? तो CAMP चाहिए। अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो हमारी CAMP की हाई होगी तब CAP बाइंड कर लेगा। तो इवेंचुअली बात कहाँ पे आ रही है? CAMP पे।
CMP ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है, इसीलिए हमने उसको रिलेट करा कैटाबोलाइक रिप्रेशन से कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इवेंचुअली CMP लो हो जाएगा। अगर CMP लो हो जाएगा तो हमारा कैप एक्टिवेट नहीं हो सकता और हमें अबव बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं मिल सकता। और अगर ग्लूकोज कम हो गया तो CMP हाई हो गया, इवेंचुअली ग्लूकोज एग्जॉस्ट होने के बाद CMP की बढ़ गई और जिसकी वजह से कैप एक्टिव हो गया और कैप ने अबव बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन करा दिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो ये वही सब चीजें हैं कि CMP, CRP, CAP कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एडजेसेंट टू प्रमोटर और इट विल बाइंड टू 22 बेस पेयर सीक्वेंस हैविंग अ कंसेंसस पेंटामेरिक सीक्वेंस। ये उसका कंसेंसस सीक्वेंस है। बाकी CRP बाइंडिंग साइट जो होती है वो एक 90 डिग्री का ना बेंड इंट्रोड्यूस कर देती है DNA की बाइंडिंग साइट पे, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट कर पाता है RNA पॉलीमरेज से। लार्ज बेंड्स अलाउज CRP टू कांटेक्ट RNA पॉलीमरेज एट द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। फाइन, तो CRP कर क्या रहा है, बेंड इंट्रोड्यूस कर रहा है इवेंचुअली, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज उसको प्रमोटर को आकर बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर पा रहे हैं, बाइंड प्रमोटर से बाइंड होने की वजह से। अब कैप कौन रिकॉग्नाइज करता है, ये होता है सी टर्मिनल डोमेन्स ऑफ अल्फा सब यूनिट्स ऑफ RNA पॉलीमरेज। एक तरीके का CMP CRP कॉम्प्लेक्स जो है वो एक तरीके का पॉजिटिव रेगुलेटर है इन कंट्रास्ट टू लैक रिप्रेसर व्हिच इज अ नेगेटिव रेगुलेटर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चीज यही थी, ये ग्राफ है विच इज इंडिकेटिंग हाउ द डायोक्सिक ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस और कैटाबोलाइट रिप्रेशन कैसे हो रहा है। तो पहले तो हमारा ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होगा जिसमें हमारा ATP हाई होगा और CMP लो होगा। फिर ग्लूकोज एग्जॉस्ट होने के बाद CMP राइज करेगा जिसकी वजह से एक लैग फेज आ जाएगा एंड देन फिर लैक्टोज यूटिलाइजेशन होगा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी हमें। ठीक है, बीच में ये लैग फेज आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस वगैरह में वो इसी टेबल में से आएंगे। हमसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कब कब होगा। ठीक है, कब कब सिनेरियोज कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, कब लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है, कभी बेसल लेवल हो रहा है। तो अब सपोज कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास लो है, ठीक है, लैक्टोज की भी लो है, तो CMP की तो ग्लूकोज से रिलेट करती है सिर्फ, तो अगर ये लो है तो ये तो हाई होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हमारे पास लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा। क्यों, डिस्पाइट बीइंग द एक्टिव, हमारा हमारा CMP हाई होने की वजह से हमारा CAP तो एक्टिव है बट लैक्टोज ही नहीं है। अब अगर लैक्टोज ही नहीं होगा तो इंड्यूसर ही नहीं हुआ ना, इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेसर एक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर तो अपना ऑपरेटरी जिन से बाइंड करके सारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ करा देगा। तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव इसका एक्टिवेटर का रोल नहीं है क्योंकि रिप्रेसर ही ऑलरेडी एक्टिव है, क्योंकि हमारे पास लैक्टोज ही नहीं है, तो लैक्टोज इज एसेंशियल। तो इस सिचुएशन में हमारा लो लेवल बिलो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा क्योंकि देयर इज नो रिप्रेसर और कैप एक्टिव होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर, तो बिकॉज लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, हमारा ग्लूकोज इज लो बट लैक्टोज इज हाई और CMP भी ग्लूकोज लो होने के बाद हाई, तो दिस इज अप्रोप्रिएट कंडीशन, मतलब काफी ज्यादा बिल्कुल ही अच्छा सिनेरियो है इस सिचुएशन में। तो क्योंकि हमारे पास CAP जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो गया क्योंकि CMP से बाइंड कर चुका है, CMP हाई है, ग्लूकोज लो है, तो हमारे पास हाई अबव बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मिल रहा है। देयर इज नो रिप्रेसर, इट इज जस्ट अबाउट अ एक्टिवेटर, इट विल इंक्रीज। फाइन, तो ये तो एकदम परफेक्ट सिनेरियो था। अब नेक्स्ट केस क्या है, ग्लूकोज हाई है लेकिन लैक्टोज भी हाई है और CMP लो है, ये ग्लूकोज हाई है इसलिए CMP लो है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कैप तो नहीं मिलेगा, रिप्रेसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैक्टोज हाई है लेकिन हमें कैप नहीं मिलेगा क्योंकि CMP लो है, इसलिए कैप इज नॉट एक्टिव हियर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लास्ट, हाई है हमारा ग्लूकोज लेकिन लैक्टोज भी लो है, CMP भी लो है, तो वर्स्ट, मतलब ये तो कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि ये भी हाई है, ये भी नहीं मिल रहा, लैक्टोज ही नहीं है, तो लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर तो इज एक्टिव, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा विच इज अ बिलो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं वो मेरोजाइगोट से पूछे जाते हैं या म्यूटेशन से पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी एक वीडियो में बनाऊंगी मेरोजाइगोट से लेके। सो प्लीज कीप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। हैप्पी लर्निंग।